तो गाइस पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था कि वो ये था कि जब ये लाइन चार्ज था, ये हमारा पॉइंट था इस तरह का, और ये हमारा यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट था। तो यहाँ से जो आर डिस्टेंस पर ये बना था, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने बताया था कि ये किस लिए मैंने यहाँ पे लिखा, उस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ। अब मैं उसको समझाता हूँ क्योंकि मैं समझाना भूल गया था उसको। ये हमारा थीटा था, तो हमारा जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, एक्स कंपोनेंट वाला। जब पॉइंट मिडिल में होता है तो वो क्या था, कुछ ऐसा था, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई एक्स, और वो कुछ ऐसा आया था 2 साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ आया था। अब यहाँ पे ना कुछ लोग क्या करते हैं, थीटा के टर्म्स में नहीं लिखते हैं। यहाँ ऐसे करने के बाद इसको ना थीटा के टर्म्स में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन में अगर थीटा नहीं दिया हो, कुछ क्वेश्चन दूसरे तरह से दे दिया हो, एल दे दिया हो, पूरा एक्स दे दिया, कुछ दे दिया, यानी थीटा नहीं दिया है, तो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जिस तरह से हम कॉस थीटा और टेन थीटा निकाले थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे। ये हमारा एल था, ये हमारा एक्स था, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, यानी ये पी और एच, यानी पी बाय एच, यानी ये हो जाएगा आर, और आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ना ये चीज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2k लेमड़ा बाय एक्स, और साइन थीटा की जगह हम इसको बैठा सकते हैं, यानी पी बाय एच। पी क्या है, पी हमारा एल है, ये परपेंडिकुलर यानी एल है, सॉरी ये इक्वेशन है, ये एल बाय ये आ जाएगा नीचे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ को करने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखा था। क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ, मतलब थीटा से कोई मतलब ही नहीं है, तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा। और ये एल क्या होगा, तो एल मैंने ये माना था, तो यहाँ पे आप बैठा सकते हैं ये वाला पूरा टर्म, कि आपका लेंथ दिया रहेगा और वो लेंथ का वैल्यू आप यहाँ पे बैठाएंगे तो वो पूरा, क्योंकि देखिए एल हमने ये माना था, लेकिन अगर पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा लेंथ आएगा, तो ये पूरा लेंथ आएगा, तो यहाँ पे एल का वैल्यू बैठाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर थीटा नहीं दिया तो, अगर थीटा नहीं दिया है तो ये बहुत कम चांस होता है नहीं दिया हुआ। और मैंने जो बताया था कि दूसरे मेथड से भी बनाया जाता है इस लाइन चार्ज वाले को, जो मैंने बताया था कि वो आप बीएससी में जाके पढ़ना है, तो वहाँ पे इसी तरह का एक्सप्रेशन आता है, और वहाँ पे आपको पूरा 2l या फिर l लेंथ, ये पूरा वायर का लेंथ ही दिया होता है। और वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन थीटा में नहीं करके आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ l में करना होता है। तो आप -l से +l या फिर -12l से l, वो बात का चीज़ें आप सीखोगे आगे जाके। फिलहाल मेरा सिर्फ इतना ही बताने के लिए मैंने ये भी लिखा था कि इसको आप थीटा के टर्म्स में ना लिख के ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आपको अगर कहीं पे भी ऐसा देखने को मिले तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये किसका फॉर्मूला है। तो भली बात ये आपको, अब ये आपको पता रहेगा ये चीज़, बस इतना ही बताना था। ठीक है, हे गाइस वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में मैंने फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाया था। जब वायर सीधा खड़ा यानी वर्टिकल में था और पॉइंट उसके सामने निकालना था, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में। अब हम लोग क्या करते हैं, वायर को हॉरिजॉन्टल में रखते हैं और उसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पॉइंट लेते हैं, और अब देखते हैं कि अब जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आता है और उसका डायरेक्शन किधर होगा। छोटा सा केस है, तुरंत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा सा उसी तरह तार मारना है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसका लेंथ मैंने L मान रखा है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान रखा है P, और इस वायर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास वही एक ही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के कारण अब तक।
तो मैं फिर से उसी को यूज करूँगा जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में यूज किया था। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ एक पॉइंट की तरह लेना होगा। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूँ जो एक पॉइंट के भली भांति जैसा है, मतलब उसी की तरह है, जिसका जो लेंथ है वो dx है। अब dl भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ सब x के टर्म्स में होगा, इसलिए मैंने इसको dx मान लिया। अब dl भी मान सकते हैं। तो ये dx है, तो इस पर छोटा सा एलिमेंट है, तो चार्ज भी क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज आएगा, तो dq चार्ज आया है। ठीक है, dq मतलब छोटा सा चार्ज है, कम चार्ज है। तो इस एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x है, और वायर के इस एंड से मैंने एक डिस्टेंस स्पेशल मान रखा है कि वायर के इस पॉइंट से, यानी इस एंड से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a मान रखा है। मैंने इसे इसलिए माना है क्योंकि आगे लिमिट लगाने में ये यूज होगा। मैंने इसे इसको फालतू में मान नहीं रखा। जब इसको मैंने l माना है, इसको मैंने x मान ही लिया है, तो इसको मानने का क्या फ़ायदा। तो वो लिमिट में जब मैं लगाऊंगा तब पता चलेगा कि मैंने क्यों माना है। फालतू में मैंने नहीं माना है, फालतू में कोई ऐसे क्यों मानूंगा। तो ये सब फिगर आपको क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने ये मान लिया, मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट है, उसके कारण मैं यहाँ पे फील्ड निकालूंगा, उसका ताकत जानना चाहूँगा। तो मैं फिर से वही करूँगा, जब ये छोटा एलिमेंट यहाँ पे इसके dq चार्ज है तो ये अपना फील्ड बनाएगा, तो वो एक छोटा ही फील्ड होगा, क्योंकि छोटा चार्ज है, उसमें कम चार्ज है, तो छोटा पावर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो वो बना हमारा d, वही चीज़ मैंने लिखा है। d जो होता है kq बाय स्क्वायर, जो एक पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला की तरह है, k dq बाय एक्स स्क्वायर। एक्स ये डिस्टेंस है, क्योंकि इससे यही डिस्टेंस लेते हैं ना, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये चार्ज और ये पॉइंट है। अब क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, इस एलिमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चलाऊँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, इसको यहाँ से चलाऊँगा, तो ये क्या होगा, पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को पहचानना सीखिए। k कांस्टेंट है, ठीक है, dq क्या है, छोटा एलिमेंट है। अगर मैं इसको पूरा q तक कर दूंगा, यानी इसमें q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो q है पूरा, ठीक है। ये भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि चार्ज q मैंने कर रखा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा एक तरह से। तो हमारा सिर्फ x ही बचता है, क्योंकि इसको जैसे जैसे मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, इतना बचेगा। यहाँ ले आऊँगा, यहाँ ले आऊँगा, यहाँ ले आऊँगा, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। यानी यही x जो है सिर्फ वेरिएबल है और यही चेंज होगा। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन में मुझे इसी को करना है। तो जब x वेरिएबल है तो मुझे जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना होगा वो x के रिस्पेक्ट में ही करना होगा, और बाकी सारे कांस्टेंट को मैं क्या करूँगा, बाहर करूँगा इंटीग्रेशन से। यानी ये इंटीग्रेशन को ये इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट आएगा सबको बाहर करूँगा। तो ये कांस्टेंट है, इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि ये वेरिएबल है। मैं इसको चेंज करता हूँ, और हमें पता है पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि dq इज इक्वल टू जो होता है वो लैम्बडा इंटू dl होता है। अब ये चीज़ कहाँ से आता है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ टाइम खोटी होगा। इसको आप जाके देख लो पिछले लेक्चर में कि मैंने कैसे लिखा था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगा, और यहाँ पे dl की जगह मैंने dx माना, इसलिए मैं यहाँ पे dx लिखूँगा। तो ये हो जाएगा de इक्वल टू k dx बाय एक्स स्क्वायर। देखिए अब x वेरिएबल और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो अब मेरा काम आसान हो गया। अब हम कर लेंगे, तो सिंपल सा अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो d को इंटीग्रेट करूँगा और k dx इधर हो जाएगा। ये k कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, k कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब लिमिट का देखिए, इधर लिमिट तो 0 से e, तो ये e ही आएगा क्योंकि d छोटा सा फील्ड है। तो अब कोई पूछ रहा होगा कि इधर आप लिमिट लगाते, इधर लिमिट नहीं लगाते, तो आप लगा सकते हो। कैसे लगा,
जीरो से ई कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इस जीरो से ई तक ही जाएगा, और कहाँ जाएगा, इसको मैं कुछ लिमिट बैठाओ तो नहीं बैठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा फील्ड था, छोटा छोटा फील्ड करके एक बड़ा फील्ड यानी ई बना रहे हैं, फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो ये हमारा सिर्फ ई हो जाएगा बस। बैठाओ चाहे नहीं बैठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मेरा इधर है, क्योंकि इसका ही लिमिट बैठाना। अब एक्स का लिमिट कहाँ से बैठा है, एक्स मेरा कहाँ से कहाँ चेंज होगा, ये जो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो ये मैक्सिमम आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम आपका यहाँ तक जाएगा, यानी एक्स जो चेंज होगा वो इसी के बीच में चेंज होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ले आऊँगा और इसको यहाँ से चला, ये छोटे एलिमेंट को मैं यहाँ से चलाना शुरू करूँगा यहाँ तक। तो जब ये छोटा एलिमेंट यहाँ पे होगा तो हमारा एक्स ये होगा, और ये एक्स कितना होगा, यानी इस पॉइंट यानी इस बाउंड्री पे क्या लिमिट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है, तो ये हो गया हमारा ए, ठीक है, और इसको मैं चला रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा डिस्टेंस है एल। तो एक्स यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा वो हो जाएगा ए प्लस एल। तो ये क्या हो गया, ए प्लस एल यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पर ए प्लस एल मतलब ये ए प्लस एल, ए प्लस एल ये हो गया, टोटल बन जाएगा। और एक्स जो है वो सिर्फ ए, यानी ए से ए प्लस एल तक ये एलिमेंट ऐसे चलेगा। तो लिमिट मेरा वही हो जाएगा, ए से ए प्लस एल तक, बस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा कमेंट कीजिए, अगले लेक्चर में बता दूंगा 5 मिनट समय निकाल के, ठीक है। तो ये मैंने लिमिट कैसे लिखा वो समझ में आपको आ गया होगा। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आपको पता होगा, आपने करके देखा होगा बहुत सारे इंटीग्रेशन। 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/x। मुझे याद है क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटीग्रेशन किया है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे याद है कि 1/x² का डिफरेंस इंटीग्रेशन आता है -1/x। लेकिन चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये कैसे आता है। देखिए x² है उसको ऊपर ले जाएंगे तो x -2 हो जाएगा और dx। अब इसको कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x -2 + 1 ऐसे जोड़ते हैं, इसी तरह करते हैं ना इंटीग्रेशन। ये तो पता होगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कैसे करते हैं। x² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो x³ + 3 करते हैं ना, जितना ऊपर जोड़ते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे +1 जोड़ रहे हैं तो वही चीज़ पर ये जो टर्म है वही उसी को नीचे लिखते हैं, यही इंटीग्रेशन का रूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 + 1 हो जाएगा -1, और -1 को यहाँ -1 लिख देंगे, यानी सिर्फ -1 लिखे तो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हो जाएगा x -2 + 1 यानी -1, यानी x -1। ऐसे को क्या लिख सकते हैं, -1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस चीज़ को। तो वही चीज़ मेरा आया है ना, बस वही मैंने लिखा। तो ये है लिमिट a से a + l। अब इन फालतू चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ और अपना आंसर आएगा। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e = k। अपर लिमिट है 1/a + l और माइनस लोअर लिमिट है यानी 1 - a, ये है लोअर लिमिट। अब फाइनल सिर्फ इस माइनस को अंदर करके अच्छा कुछ छोटा क्या, नहीं कुछ नहीं छोटा। अच्छा हाँ एक चीज़ छोटा है, एक चीज़ लेमड़ा मैंने dq = λ × dx लिखा था, तो
वही मुझे लगा कि अभी कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो छूट रहा है, तो वही ये लेमड़ा छूट गया था। तो यहाँ पे आप लेमड़ा लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेमड़ा हो जाएगा बाहर कांस्टेंट, यहाँ भी लेमड़ा हो जाएगा, यहाँ भी लेमड़ा हो जाएगा। तो अब आएगा क्या, इज इक्वल टू के लेमड़ा, और इसको आप अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/a, और इसके साथ माइनस हो जाएगा तो 1/a प्लस एल। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको अगर आप इस फॉर्मूले को आप क्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं, यानी जो इसमें टोटल चार्ज है यानी क्यू चार्ज है, इसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो हमें पता है लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज बाय पर यूनिट लेंथ, यानी इसका लेंथ एल माने हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल एल। तो इसकी जगह सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ कि लेमड़ा की जगह क्यू बाय एल, और ये जो टर्म है से है 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ठीक है। थोड़ा सुंदर लिख देता हूँ, 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको नोट कर लीजिए, बस छोटा सा केस था और ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे एक रिंग के कारण, क्योंकि रिंग में भी क्या है, एक लाइन है, एक लाइन की तरह है, तो वो भी एक लाइन वाला केस है। तो अब एक रिंग के कारण उसके एक्सिस में, रिंग का एक्सिस होता है, उसके किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और देखना चाहेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।